नमस्कार साथियों। दैनिक अंगारा देखने वाले मेरे प्रत्येक दर्शक को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम। मेरे साथियों, जब भी आप कोई बात सुनते हैं तो आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी शक या कोई भी धारणा उत्पन्न होना एक बेहद ही प्राकृतिक चीज है। इसी तरह आज हमारे साथ जो जुड़े हैं उन्हीं सवालों, उन्हीं धारणा और उन्हीं विचारों के साथ दीपक कादयान भाई। दीपक कादयान भाई पेशेवर हैं और बहुत लंबे वक्त तक रेलवे में इन्होंने सेवा की है और रेलवे के कर्मचारियों का पूरा देश कृतज्ञ है कि वो दिन रात हमारी सेवा करते हैं, दिन रात माँ भारती की सेवा करते हैं। तो ऐसे सेवावीर का मैं अपने चैनल दैनिक अंगारा पर स्वागत करता हूँ। दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो दीपक भाई, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आप एक पढ़े लिखे हरियाणा के नौजवान हैं। हरियाणा, मध्य हरियाणा के पास से ही पेरी से आप आते हैं और गांव में रहने का, शहर में रहने का और एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे युवा के तौर पर आप स्थापित हैं। हर तरह की सोच आपके अंदर जागृत है। तो आज आप चर्चा करने आए हैं दैनिक अंगारा के ऊपर। दैनिक अंगारा एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। दैनिक अंगारा आप सब भाइयों के विचारों के लिए बना हुआ एक अखबार है, एक यूट्यूब का माध्यम है जहां पर हम अपनी सोच को एक वृहद जनता के सामने रख पाते हैं। तो आप यहाँ पर बिना किसी भी लाग लपेट के, बिना किसी भी सोच के, बिना किसी भी सोच होनी चाहिए, सोच का मतलब बिना किसी चिंता के आप अपने विचार हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। तो दीपक भाई, मैं आपके ओपनिंग रिमार्क्स यहाँ पर चाहूंगा कि आपके ओपनिंग रिमार्क्स आप यहाँ पर दे दें ताकि आगे की जो बातचीत है उसकी दिशा हम तय कर पाए। दीपक भाई। थैंक यू भाई जी, जो आपने मेरा परिचय दिया कि मैंने इंडियन रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 5 से 7 साल तक सर्विस दी थी। उसके बाद अपना जो इंस्टाग्राम चैनल है उस पे सच को समझो इस हिसाब से अपना एक चैनल चल रहा है। तो उसमें जो भी आसपास समाज में किसी भी एक विषय को मतलब उस तरीके से दिखाया जाता है कि वो वैसा होता ही नहीं है, जिससे कि बहुत सारे युवा जो हैं वो भटक जाते हैं, उनमें गलत सोच पैदा होती है। तो उस बारे में धीरे-धीरे मैं अपनी सोच रखने की कोशिश करता हूँ अभी। तो धीरे-धीरे उसके ऊपर बड़ी वीडियोज़ में मैं डालने की कोशिश करूँगा। अभी जैसे छोटी हैं, शॉर्ट्स वगैरह हैं, रील्स हैं। लोगों को शॉर्ट्स और रील सुनने के बाद है ना, एक अलग सी फीलिंग आने लगी कि यार ये चीज़ तो बस उसी चीज़ तक सीमित है कि मतलब युवा भटक रहा है। लेकिन अगर उसको कोई पॉजिटिव में लेना चाहे ना, तो मैं ये कहता हूँ शॉर्ट्स और रील से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सहमत। और खासकर इंस्टाग्राम ने तो अब ये चीज़ भी कर दी कि आप एक किसी भी फ़ील्ड की वीडियो देखते हो तो आपको उसी फ़ील्ड की दिखाई जाती हैं। हाँ, इसके एल्गोरिदम कुछ जो है। फ़ायदे और नुकसान भी हैं। अगर किसी गलत बच्चे के हाथ में, छोटे बच्चे के हाथ में कोई ऐसी वीडियो आ जाए जो उसके काम की नहीं है, उसको भ्रमित कर सकती है, तो बार-बार देख के उसको खराब है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी अच्छा कंटेंट लाते हैं, तो हो सकता है वो देश के काम आए, अपने राज्य के काम आए। कम से कम वो आपके काम तो ज़रूर आएगा अगर वो चीज़ अच्छी है तो। बिल्कुल। तो थैंक यू भाई जी, आपने इंट्रोडक्शन इतना दिया। और आज जैसे आपने बोला था कि जो गाँव से पलायन के संबंध में मैं थोड़ी-सी एक बात आपके सामने रखना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप अपना पूरा वक़्त ले सकते हैं और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है कि छोटी देखो, रील्स का मतलब है कि अपनी बात को बहुत छोटे समय में कहना और छोटे समय में कही गई बातें बहुत ज़्यादा असरदार होती हैं। क्योंकि वो बहुत छोटे, बहुत चुनिंदा शब्दों के अंदर बताई जाती हैं। और आप जैसे जो साथी हैं, सच को समझो आपका चैनल मैं खुद फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा आपका इंस्टाग्राम पेज। और मैं अपने सारे दर्शकों से भी ये निवेदन करूंगा कि वो भाई के साथ जुड़ें और समझें, हम एक दूसरे के साथ जुड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, दीपक भाई आप अपनी बात रखें। जैसे सर आज के टाइम पे जो गाँव से जो अच्छा, मैं पलायन सर नहीं हूँ दीपक भाई, मैं भाई जी, सर नहीं हूँ। सॉरी सर गुलामी का भाई सूचक जी, जो शब्द है। हाँ। देव भाई, जो आजकल गाँव से पलायन की जो समस्या है, वो मेरे हिसाब से देखो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो एक प्री प्लान्ड है। कारण मैं बताता हूँ, अगर सरकार की तरफ से सेवाओं की कमी गाँव में इतनी ज़्यादा कर दी गई कि वो शहर की तरफ जा रहे हैं। हम्म। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य में इतनी ज़्यादा कमी है कि वो शहर की तरफ आ रहे हैं। एक आदमी अगर शिक्षा के लिए 365 दिन में से
अगर उसको 300 दिन ट्रैवल करना पड़ रहा है शिक्षा के लिए शहर में, तो अगर उसकी जॉब शहर में लगेगी तो उसके मन में यही रहेगा कि मेरे बच्चों को भी यही चीज फेस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी समस्या तो सर ये शिक्षा की है। ठीक है। और दूसरी सर सबसे बड़ी है जो स्वास्थ्य की है। बहुत ठीक। ही ज्यादा दयनीय स्थिति सर जो गांव में है। तो कस्बे, जैसे मैं बेरी से आता हूं, तो वहां अब तो कस्बा बन गया सर। वहां पे आपको बिल्कुल। रोड ठीक मिल जाएंगे और आपको खेतों में घर मिल जाएंगे। लेकिन सर स्वास्थ्य की जो समस्या है ना, जो चिकित्सा की व्यवस्था है, वो आज भी उसके लिए लोग या तो झज्जर की तरफ मुंह करते हैं, और 90% तो सर रोहतक की तरफ, पीजीआई की तरफ मुंह करते हैं। अभी आप एक दो दिन पहले की एक भाई ने वीडियो शेयर भी की थी पीजीआई की, शायद मैं भी एक डेढ़ महीना पहले शेयर करने वाला था, मेरे मन में ऐसे ही नहीं आई। आप सर कभी है ना 9 बजे जाना पीजीआई में, जब गेट ओपन होता है, जैसे भेड़ बकरियों को छोड़ा जाता है ना कि अभी आपका खाने का टाइम होने वाला है, उस तरीके से पीजीआई में छोड़ा जाता है। और उनमें से सर 90% गांव से आए हुए लोग होते हैं, जो 2-2 घंटे ट्रेवल करके आए हैं, उसके बाद भी वो 2 घंटे लाइन में रहते हैं। आप ये सोचिए सर उन लोगों के मन पे क्या बीतती है। और उसके बाद फिर बहुत सारी लाइनें वगैरह उनको, जब जाके थोड़ा इलाज है उनको मिलता है। अगर सर इनमें से कुछ सुविधाएं, जनरल सुविधाएं गांव में मिल जाएं, उनके घर के नजदीक मिल जाएं, तो हो सकता है इस चीज में कमी आ जाए। अब थोड़ा आप बताइए, जब तक मैं थोड़ा। हाँ दीपक भाई, आपकी कही गई बातों से ना मैं पूर्णतः सहमत हूँ। गांव के अंदर जो चिकित्सा है ना, चिकित्सा चिकित्सा में क्यों चाहिए? जब हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो गांव के अंदर निरंतर जो है वो स्वास्थ्य लोगों का गिरता जा रहा है। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं और मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ साल पहले तक हम कैंसर का जो एपी सेंटर है वो पंजाब को कहते थे, कि पंजाब के अमूमन अमूमन हर घर में कैंसर है। आज बेशक इस कड़वी सच्चाई को आप मानने से मना कर दें, मैं मानने से मना कर दूं, लेकिन हरियाणा के गांव के अंदर कैंसर भयंकर तरीके से अपने पांव पसार चुकी है। अमूमन अमूमन हर दूसरे तीसरे घर में हमारे कैंसर का एक रोगी मिल जाता है, और वो हमारे बिल्कुल सर। गिरते हुए स्वास्थ्य का बहुत बड़ा सूचक है। हमें अस्पताल की, हमें से जैसे आपने कहा शिक्षा का भी वही हाल है कि गांव के अंदर, मेरे गांव के अंदर स्कूल है। मेरा गांव बहुत ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, भैणी हमीरपुर, लेकिन उस गांव के अंदर भी लगभग 35-40 कमरों का सरकारी स्कूल है। लेकिन उस सरकारी स्कूल में कितना बच्चा पढ़ने जाता है? हमारे यहाँ पे 2000 बच्चे के लगभग बच्चा, लेकिन पढ़ने 200 बच्चा जाता है। बाकी हम्म। सबको शहर की तरफ भागना पड़ता है। और शहर में भी जो स्कूल हैं, आप उस स्कूल की सच्चाइयों से वाकिफ होंगे। प्राइवेट स्कूल 4000 रुपए, 5000 रुपए, 7000 रुपए, 8000 रुपए का टीचर वो रखते हैं। अब आठ बिल्कुल हजार सर। रुपए का टीचर क्या ही पढ़ा लेगा? बस वो एक नाम है कि मेरा बच्चा शहर जा रहा है। गांव के अंदर आप संभाल नहीं पा रहे हो। गांव का जो टीचर वो 70,000, 80,000 रुपए ले रहा है, ठीक है। लेकिन गांव का टीचर जो है उसके ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है। वो दारू पी के आ रहा है, सरकारी स्कूल का जो अध्यापक है वो दारू पी के आ रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो नहीं पढ़ा रहा है, वो सारा दिन पैर दबवा रहा है, वो सारा दिन बस खेले जा रहा है, मस्ती कर रहा है, उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं है। मेरा जो आपसे सवाल है, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं हमेशा हर किसी से पूछता हूं कि क्या हमारे जीवन के लिए हम उत्तरदायी हैं या हमारे जीवन के लिए सरकार उत्तरदायी है? सरकार तो मात्र पिछले 70 साल से ही तो है ना। और हो सकता है अगले 70 साल, मेरे को नहीं लगता अगले और 70 साल सरकार बचेगी, क्योंकि जो जिस तरह से अभी दुनिया भर के हालात हैं, क्या हमें खुद को ही सरकार से इत्र, खुद के बारे में, खुद के स्वास्थ्य के बारे में, खुद की शिक्षा के बारे में, हमारे गांव के बारे में कहा जाता था कि गांव तो इतने स्वावलंबी थे कि हम अपने दम पे जीना जानते थे। आज हमने अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया। आज छोटा छोटा बच्चा है, आप इस बात का भरोसा करेंगे, और आपने अपने अड़ोस पड़ोस में भी दर्शकों देखा होगा, और मैं दीपक भाई से भी कहूंगा, 30 और 35 साल के लोग जो है वो हार्ट अटैक से मरने लग गए। मात्र 30-35 बिल्कुल। साल का आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। क्या बना लिया हमने अपने स्वास्थ्य का? हाँ, तो इस पे मैं आपका मेरा टेक चाहूंगा दीपक भाई। मेरा फ्रेंड था सर, जिससे मैंने मैथ्स की कोचिंग ली थी। हम्म। उसने मेरे से फीस नहीं ली, और वो सर सीबीआई में इंस्पेक्ट, पहले तो वो सर आईबी में लगा था,
एसएससी सीएचएसएल के थ्रू, फिर उसके सीजीएल में सीबीआई में ज्वाइनिंग हुई थी। और वो सर 29 ईयर का था। उसकी कोविड, जो सेकंड कोविड की लहर आई थी ना, उसमें वो एक्सपायर हुआ था। रीजन कुछ नहीं बताया डॉक्टर्स ने, कुछ भी नहीं बोला, हार्ट फेलियर एक लिख दिया। वो डेली ग्राउंड में भी आता था, पढ़ने में भी अच्छा था, उसमें कोई ऐप भी नहीं था। तो ये तो बिल्कुल आप सच्चाई बता रहे कि जो डेथ के लिए जो पहले एक एज होती थी, मतलब इस एज के आसपास हो सकता है, पता है किसी को कुछ हो जाए, अब वो फैक्टर तो सर खत्म हो गया है बिल्कुल कि किसी भी एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, किसी भी एज में आदमी को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में। आप बिल्कुल वीडियोस देख रहे होंगे कि कोई 2 करोड़ का इंजेक्शन मांग रहा है, कोई 15 लाख का मांग रहा है। तो ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जो गांव की जो हालात हैं, उसके लिए कुछ हद तक देखो सरकार भी जिम्मेवार है, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को भी मानता हूं। ये मैं फैक्ट बता देता हूं। जो लोग गांव में पढ़ाई करके उन्होंने किसी ने अपन इंडस्ट्री में सेट हो गए, कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया, कोई प्राइवेट टीचिंग में चला गया, वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि मैं इस गांव को छोड़ के कैसे भागूं। जिस गांव ने उसको 30 साल दिए, 25 साल मिनिमम दिए, क्या उसकी थोड़ी सी जिम्मेवारी नहीं है कि उसके बारे में कुछ सोच सके। बिल्कुल वो सबसे पहले गांव को छोड़ता है, उसके बाद जो जमीन है उसको बेच देता है। अब वो जमीन जिसके पास गई है, उसकी फैमिली में भी फिर यही होता है। तो इस तरीके से कुछ हद तक तो देखो, हम भी इस चीज में जिम्मेवार हैं। जो भी आदमी बिल्कुल सक्सेस एक बार ले लेता है, वो सबसे पहले गांव को छोड़ने की कोशिश करता है। इस वजह से गांव बहुत ज्यादा पीछे होते जा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं, जितना टैलेंट आज भी गांव में है, जितना कैलिबर गांव के बच्चे में है, उतना शहर के बच्चे में नहीं है। हो क्योंकि भी नहीं वो सकता। चीजें, हाँ, मैं हो इस भी बात नहीं को बढ़ा सकता। रहा हूं दीपक भाई, हो हाँ, भी नहीं सकता। नहीं हो सकता। उनके कैलिबर को खत्म करने वाले खुद हम हैं। हम शहर में आने के बाद जब हमारे बच्चे कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में आते हैं, तो वो सोचते हैं यार ये गांव वाले आ रहे हैं, हम और ज्यादा अच्छी सुविधा दें, और ज्यादा अच्छा वो करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए। कभी उन्होंने सक्सेस होने के बाद ये नहीं सोचा कि चल यार हम गांव में चलते हैं, हम रूट कोज ढूंढते हैं उस चीज का कि क्या समस्या हो कि हमें छोड़ के आना पड़ा। चलो कुछ बिल्कुल लोग ये सोच लेते हैं भाई, चलो अभी हमें सक्सेस मिली, 30 में मिल गई, चलो 35 40 50, वो रिटायर भी तो हुए होंगे कभी। कभी उनकी ये एज भी तो आई होगी, चल यार अब हम बच्चे भी सेटल होने वाले हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कुछ लोग, 4 5 लोग मिलके हम चलते हैं यार गांव की तरफ, कुछ तो सोचें। तो सबसे बड़ी समस्या देखो सर भाई जी यही है। और एक दूसरी समस्या जो है ना, जो हमारे बुजुर्ग हैं, अब हो सकता है वो इस बात पे बुरा भी मान जाए, हम्म, जो ये बोलते थे ना कि एक पैग लेने से कोई नशेड़ी नहीं हो जाता। ये आपने चीज बहुत बहुत लोगों से सुनी बिल्कुल होगी। बिल्कुल सुनी। तो उसको चल चल के लोगों ने कुछ समझ लिया कि देखो यार ये चीज गलत है। शुरुआत तो इसी से होती है। लेकिन मैं एक सच्चाई बताता हूँ कि जो हुक्का कल्चर जो है ना, उसने युवाओं में सबसे ज्यादा सत्यानाश करने की कोशिश करी है। और ये शुरू बिल्कुल गांव से हुआ है। मैं आज भी जब गांव में जाता हूं, जहां पे बुजुर्ग हुक्का पीते थे ना, वहां पे 8 से 10 युवा बैठे मिलते हैं। और जब वो हुक्के पे बैठते हैं तो वहां कभी कोई काम की बात नहीं होती। 90% वो आलतू फालतू बातें करते हैं। और वो हुक्का जब पीते हैं, जब बुजुर्ग उठ जाते हैं, उसके अंदर कुछ डाल के पीते हैं। तो ये नशे की शुरुआत तो वहां से। और अब हम जैसे बहादुरगढ़ में भी 8 10 हुक्का बार के नाम से तो ये होटल्स खुले हुए हैं, जहाँ पे प्रॉपर आपको हुक्का प्रोवाइड होता है। उसकी 15 फुट लंबी जो है वो पाइप लगा दी गई है। और उसमें आप एक धुएं का लेवल देखोगे ना, मैंने सर भाई जी लगभग 8 से 9 साल हुक्का भरा है।
पेरेंट्स का मैंने आज तक टच नहीं किया। आज तक कोई ये बोल देना कि मैंने कभी टच किया है, नहीं। क्योंकि एक नॉर्मल तम्बाकू होता था, जब आदमी की एज 65 के ऊपर हो जाती थी, वो रिटायर हो जाते थे, तो थोड़ा बहुत वो ले लेते थे, तम्बाकू डाल लिया, चलो भाई एक दो बार हुक्का ले लिया। तो उस चीज को युवाओं ने पकड़ा कि जब बुजुर्ग पी रहे हैं तो हमें पीने में क्या दिक्कत है। जब उनमें कुछ शरारती तत्व घुस गए तो उसका उन्होंने फीचर ही बदल दिया, वो हुक्का तो रहा ही नहीं। सच्चाई में तो कुछ और चीज के लिए इन्वेंट किसी ने किया था कि आदमी खाली बैठे, चलो यार उसके आसपास चार आदमी बैठ जाते हैं, कुछ अपने आस पड़ोस की बातें करेंगे, एक हमारा टाइम बीत जाएगा, हम बैठे हैं और घर की सुरक्षा भी हो जाएगी, हम चार आदमी घर के बाहर बैठे हैं तो कोई इधर भटकेगा भी नहीं। लेकिन वो तो मैटर ही खत्म हो गया जी। तो इसकी शुरुआत तो देखो वहीं से हुई थी, और अब इसके ऊपर कोई भी बुजुर्ग बात करने के लिए रेडी नहीं होता कि हुक्का खराब है। वो सब बोलेंगे हम तो पिया करते, हमारा तो क्या मना होया। अंकल जी आप जो पीते थे ना वो चीज अलग थी, और आपके नाम पे जो अब पी रहे हैं ना वो चीज अलग है। और कुछ इसमें हरियाणा में आग लगा दी, जो आंदोलन हुआ था ना, हम तो जी बहादुरगढ़ में रहे हैं, हमने देखा तो है। भुगत भुगत भोग ही रहे हाँ, हैं। और पुलिस विभाग के इतने नजदीकी हैं हम कि उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बहादुरगढ़ में नशा जो है ना, बहादुरगढ़ है, बामडोली है, बेरी, रोहतक की इधर सांपला वाली जो बेल्ट है, झज्जर तक, इतना ज्यादा नशा उस टाइम सप्लाई हुआ है। और उधर जो सोनीपत के ऊपर की जो हम्म, दिल्ली से लगती बेल्ट थी, वहां बीज बो के चले गए वो। अब पुलिस भुगत रही है और कोई नहीं बिल्कुल। भुगत रहा उस चीज को। तो ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीज बोए जाते हैं जिसका और वही पेड़ बीज आगे चल के वट वृक्ष बन जाते हैं। वट वृक्ष बन जाता है। जब वो बहुत सारे लोगों को फिर खा जाता है, फिर चिल्लाते हैं, फिर उसका रूट कोज उनको मिलता नहीं है। राइट। रूट कोज में जाएंगे तो फिर वहां पे बड़े बड़े धन्ना सेठ मिल जाएंगे उनको, बड़े राइट। बड़े अधिकारी जो हैं उसमें फंस चुके होते हैं, उनको निकालेंगे तो कोई और छोटा मिल जाता है। तो शुरू में उस चीज को ढूंढने की कोशिश कोई नहीं करता। राइट। तो दीपक भाई आपने तीन बातें प्रमुख तौर पर यहाँ पे बताई। पहली बात आपने बताई कि जिस भी इंसान की गांव में से जॉब लग जाती है, या मैं साधारण तौर पे कहूँ तो दो पीसा का जिसका जुगाड़ हो जाता है, हम्म। वो सबसे पहले गांव छोड़ता है। एक है ना बिल्कुल। अजीब सी गफलत है गाँव के अंदर, और गाँव के बारे में एक अजीब सी सोच फैलाई गई है। मैं पहले गुड़गांव दिल्ली मैं बाहर ही रहता था, तो पिछले लगभग 2 साल से मैं गाँव में लगातार रह रहा हूँ। गाँव के लोग गाँव को बर्बाद कहते हैं, और वो बिल्कुल। कहते हैं कि जो पीछा छुटा गया गाँव से, वो खुद कहते हैं ये बात कि जो गाँव से पीछा छुटा गया वो बहुत फायदे में रह जाएगा, यहाँ तो बर्बाद बहुत लोग फायदा रहते है। हैं, यहाँ तो बकवास लोग रहते हैं। अरे यहाँ पर तू ही रह रहा है, जो ये वो बातें बता रहा है ना। वही वही तो कांड, वो कल्याण कर रहे हैं गांव का, जो ये हाँ, कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ यहाँ तू ही रह रहा है। फिर हर हाँ। गांव में ना एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि जो गांव में से सरकारी सेवा में चले गए बच्चे, जो हम्म। आईएएस सेलेक्ट हो गए, आईपीएस सेलेक्ट हो गए, ऑफिसर लेवल पे चले गए, उनको सम्मानित करेंगे। उनको हाँ। बुलाते हैं गांव में, आओ 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 अफसर जी, ये है वो है। ऐसे ही कई समारोह में मेरे को बुलाया गया, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम सारे के सारे यहाँ पे आए हो, तुम्हें गांव सम्मानित कर रहा है, तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने के लिए अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो इस गांव के साफ पानी का हाथ था, इस गांव की साफ हवा का हाथ था, इस गांव ने तुम्हें जो बढ़िया खाना दिया उस खाने का हाथ था, इस गांव ने जो तुम्हें बढ़िया माहौल दिया उस माहौल का हाथ था। तुम गांव के लिए क्या करोगे? एक बंदा अगर कोई यूपीएससी क्लियर करके गांव का बच्चा ऑफिसर लग जाता है, एक दिन भी गांव में आके नहीं झांकता, वो सम्मान लेने के लिए नहीं। तो आ जाता है, वो दोबारा नहीं आता। और उसके ही माँ बाप, उसके ही घर वाले उसको ये बात सिखाते हैं कि अगर इस गांव का कोई बंदा तेरे पास आ भी जाए तो तू मिल मत लियो, क्योंकि इस गांव में तो सारे ही फुद्दू हैं। अरे भाई, अगर इस गांव में सारे फुद्दू हैं तो तू भी इसी गांव का है यार। तू कौन सा मंगल ग्रह से आके बसा हुआ है? तो तू भी फुद्दू है, और सबसे पहले तो तू ही हुआ ना, क्योंकि इंसान वही बात बोलता है जो वो खुद होता है।
अगर मैं झूठा हूं तो मैं दूसरे को झूठा बोलूंगा। अगर मेरे को पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं हमेशा सामने वाले में भी सच्चाई देखूंगा। अगर मैं फुद्दू हूं तो मेरे को सारे के सारे बाकी फुद्दू नजर आएंगे। तो ठीक है भाई, मैं जैसा हूं मैं वैसा गांव वालों को बता रहा हूं। मेरी नजर में गांव आज भी पवित्र है, मेरी नजर में गांव आज भी पुण्य है, मेरी नजर में गांव आज भी सरल है, सौम्य है, सहज है। और ये गांव की सुंदरता है। जैसे मैंने एक बात कही कि हो भी नहीं सकते, वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि शहर के बच्चों को शहर में पपलू, शहरी पपलू बनाया जाता है, जो मच्छर से डरते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया लग जाएंगे, मिट्टी में मत जाओ बेटा, मिट्टी में जाओगे बीमार हो जाओगे। मिट्टी में जाने से कोई बीमार नहीं होता। आप अपने बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उसकी इम्यूनिटी बर्बाद कर दोगे। गांव के अंदर बिल्कुल। गांव खुलापन देता है कि जा बेटा जोड़ में कूद जा, जा बेटा मार नदी में डाल, जा बेटा खाजा कुलावाती। बच्चे की दुनिया बड़ी बनती है, बच्चे का डर दूर चला जाता है। और जब बच्चे का डर जो दूर चला जाता है तो वो शहरी पपलू ना बन के गांव का धाकड़ बच्चा बनता है। और दुनिया में आज तक इतिहास पढ़ लीजिए आप दुनिया का, जितने भी दुनिया में महापुरुष निकले हैं वो सब गांव से निकले हैं। जितने भी पूरी दुनिया में, भारत भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया अब्राहम लिंकन से लेके मार्टिन लूथर किंग से लेके आप किसी को भी उठा लीजिए, हर कोई संघर्षशील शख्सियत गांव से ही निकली है। शहर के अंदर से अगर कोई निकला है तो वो शहरी पपलू निकले हैं, जिनके पेट अपनी जगह पर नहीं होते, जिनके मस्तक अपनी जगह पर नहीं होते, जिनको मान सम्मान का पता नहीं होता, और जिनके लिए मात्र और मात्र पैसा ही मकसद रहता है। गांव का बच्चा पेड़ पौधों के बारे में सोचता है, जीव जंतुओं के बारे में सोचता है, छोटी छोटी गिलहरियों के बारे में सोचता है, टटीरी के अंडों के बारे में सोचता है। और गांव का बच्चा प्यार करना जानता है। अरे गांव का बच्चा अपनी भैंस से, अपनी गाय से, अपनी बળद से, अपने झोटे से इतना प्यार कर लेता है जितना प्यार अपनी प्रेमिका से शहर के पपलू नहीं कर पाते। दूसरी बात आपने कही हुक्के की बात है दीपक भाई। देखिए, आपकी हुक्के की बात से मैं पूर्णतः सहमत नहीं होते हुए सहमत हूं। क्योंकि हुक्के को मैं लेसर एविल कहता हूं, कि अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी छुटवाने के लिए एक छोटी बीमारी लगवा ली जाए तो वो अच्छा है। अगर कोई मेरे से कहे कि तू कैंसर नहीं लगेगी, तू एक बार बुखार का इंजेक्शन लगवा ले, तो मेरे को लगवा लेना चाहिए। जो पंजाब है हमारे बिल्कुल पड़ोस में सटा हुआ है, मैं मध्य हरियाणा से आता हूँ, तो मेरे यहाँ से पंजाब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पंजाब के अंदर हुक्का नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर इंजेक्शन सिंथेटिक ड्रग्स हैं। हुँ, और उन हुँ, सिंथेटिक ड्रग्स की वजह से आज पंजाब पूर्णतः बर्बाद हो चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा आईवीएफ सेंटर अगर कहीं पर है तो वो पंजाब के अंदर है। और वो क्यों है आईवीएफ सेंटर पंजाब के अंदर? क्योंकि उनके अंदर नपुंसकता बढ़ चुकी है। जो इंजेक्शन वो ले रहे हैं, हेरोइन वो ले रहे हैं, स्मैक वो ले रहे हैं, जो भी सिंथेटिक ड्रग्स वो ले रहे हैं, उससे उनकी नपुंसकता बढ़ गई है। और अब आईवीएफ सेंटर वहां पर उनको देने पड़ रहे हैं। उस हुक्का यकीनन स्वास्थ्य के लिए इतना ज्यादा सही नहीं है, लेकिन हुक्का आपको सिंथेटिक ड्रग से बचा देता है। हुक्के की वजह से ही हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा जोर लगाने के बाद भी सिंथेटिक ड्रग्स वो माहौल नहीं बना पाई जो माहौल उन्होंने पंजाब के अंदर बनाया है। बहुत भयंकर माहौल उन्होंने पंजाब के अंदर बनाया और पंजाब को तकरीबन तकरीबन बर्बाद कर दिया। और तीसरी बात जो आपने बहुत शानदार बात कही कि ये आंदोलन, तथाकथित किसान आंदोलन और पूर्णतः खालिस्तान आंदोलन, इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं था। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये मात्र एक साजिश थी हमारे यहाँ पे ड्रग्स को बोने की, क्योंकि हमारा आदमी ड्रग्स लेता नहीं है। ड्रग्स भर भर के आ रही है पंजाब में, तो उनको नई मार्केट चाहिए थी। जब वो नई मार्केट ढूंढने निकले तो उनको लगा हरियाणा है, हरियाणा में बेचेंगे। आज हरियाणा के अंदर उस आंदोलन के बाद लगभग लगभग पहले जितने हमारे यहाँ पे ड्रग लेते थे सिंथेटिक, 10 गुना बढ़ चुके हैं वो ड्रग्स लेने के मामले। हर गांव में आज पहले के मुकाबले 10 गुना लोग जो वो ड्रग्स ले रहे हैं दीपक भाई। और इस चीज से लड़ने के लिए हमें ही तैयारियां करनी होंगी। अगर हम इस चीज की आज तैयारी, आज हो सकता है हमें ना दिखे कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी, हम हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खा जाएंगे अगर हम आज नहीं चेतित हुए। और जितने भी मेरे दर्शक यहाँ पर हमें देख रहे हैं, अगर वो गांव से हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप साल में, बेशक आप सरकारी नौकरी करते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन 365 दिनों में से 365 दिनों में से मात्र आधा दिन तो आप गाँव के लिए निकाल सकते हैं।
हम आपसे नहीं कह रहे कि आप आईएएस हैं और आप अपने गांव को अनड्यू बेनिफिट दीजिए, नहीं। अगर आप आईएएस हैं, आप आईपीएस हैं, तो आप अपने गांव को जाके स्कीम बताइए कि सरकार ने ये एक नई योजना चलाई है, और आओ गांव वालों तुम इस योजना में अप्लाई करो। मैं रेलवे में हूं, सरकार ने ये नई योजना चलाई है, दुनिया यहां तक पहुंच चुकी है। मैं एक बहुत बड़ा अफसर हूं, मैं इजराइल गया था, इजराइल में मैंने एक नई टेक्नोलॉजी देखी जो खेती में काम आ सकती है, सफाई में काम आ सकती है, तो मैं गांव को बताऊं ना वो चीज आके। क्योंकि मेरे को अफसर बनाने में मेरे घर से ज्यादा मेरे गांव का योगदान है। और जब तक आप ये बात नहीं मानेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी, मैं शर्त लगा के ये बात कहता हूं, मैं चुनौती के साथ ये बात कहता हूं, अगर आप गांव के साथ धोखा करेंगे तो आपकी तीसरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, और आपकी तीसरी पीढ़ी आपके साथ धोखा करेगी। हाँ जी दीपक। इसमें से जो मैं हुक्के की बात कर रहा था ना, हम्म। आप शायद उसको थोड़ा दूसरे उसमें ले गए। नहीं, मैंने उसी उसमें लिया उसको, लेकिन वो नहीं, लेसर एविल है, और कंसेप्ट ऑफ लेसर वो एविल नहीं, जो है। वो तो है ही, वो तो चीज अलग थी। आप कभी शहर में जाएंगे ना, जहाँ हुक्का बार है, वहां पे आपको मैं उसके कभी अंदर किसी हुक्का बार में नहीं गया भाई आज तक। वहां उसमें आपको तम्बाकू नहीं मिलेगा। मैं अच्छा। हमारे यहाँ पे मंडी में जो हुक्के की दुकान है ना, उसके साथ में ये प्रसाद की दुकानें वगैरह, ये गाय भैंस की घंटियों वगैरह की दुकानें, हम वहीं हाँ घूमते थे बचपन में। हाँ, जब भैंस ब्याती मंदिर थी के ना, सामने तो वाली हम, साइड देखिए हाँ, मैंने। तो हमने हमें बहुत चाव होता था कि जब भैंस ब्याह गई ना, तो भाई घंटी लेके आऊंगे काठड़ी खातर या काठड़ी खातर। तो जब हम वो कितना चीज प्यार था देखते ना थे, ये। हाँ, वो तो सर फीलिंग अलग थी। वो जो घंटे वो तो अब आते ही नहीं है, जो लोहे की आती थी ना, वो जो साउंड ही अलग होती थी उसकी। साउंड तो का वहां मैंने, पे मैं सर खुद उसमें, बताता हूँ, हमारे हमारे बादशाह हुआ करता, हम गाय रखते थे। तो वो जो बादशाह होता था, मैं खाना खाते टाइम अपनी थाली उठा के उसके साथ बैठ जाता था, और मैं उसका एक छोटे से उसमें उसका चारा रख के कि तू भी खा रहा, मैं भी खा रहा हूँ, वो प्रेम था। और वो गांव ही दे सकता है दीपक भाई। तो उसमें मैं ये बता रहा थी, उसमें है ना वो तम्बाकू का यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आप ये रिपोर्ट सर्च कर लेना, उसके अंदर कुछ जो आप सिंथेटिक वाली चीजें बोल रहे हैं ना, वो उसमें डाल के यूज की जा रही है ताकि वो किसी को पता खतरनाक ना है, चले वो चीज। इसलिए बहुत मैं उस चीज के खतरनाक। खिलाफ हूं। सिंथेटिक ड्रग्स बहुत खतरनाक है, नपुंसक तो बना देती हैं इतनी इंसान को। मिनिमम उसमें वो डाली जाती है, कम से कम आप उस जो होटल है या बार है जहां पे खुले ना, आप वहां बाहर से नहीं निकल सकते, उस रूम से नहीं निकल सकते, उसको एकदम कंपैक्ट कर देते हो जहां भी वो है। अब तो एक दो पुलिस ने बंद भी करे हैं, जहां बिल्कुल खुले में ये चीज चल रही थी, बोला उस दुकान के बाहर से नहीं निकल सकते थे। अच्छा। तो इसलिए ये चीजें खराब है। सहमत। मैं आपको इसके बिल्कुल प्रूफ सहमत। भी भेज दूंगा बिल्कुल क्या वो क्या चीज उसमें खतरनाक है, डाल के वो यूज कर रहे हैं। और वो भयंकर चीजें खतरनाक। पता है, हाँ, बार वाले को भी पता है वो चीज, क्योंकि उसके कस्टमर तो वो है ना, जो 1,000, 2,000, 5,000 खर्च करने में नहीं घबराता युवा, जो भटक गया होता है। उसको तो आप बोलो शाम को 5 बजे पार्टी है भाई, 5,000 ले हाँ, आइयो, वो 10 भी ले दीपक आएगा। भाई उसको एक लत हो चीज गई मैं तो उस आपसे चीज और की। पूछना चाहता हूँ यार। मैंने जो आजकल हरियाणा के नौजवान हैं उनसे एक चीज तो देखी है, उनकी जेब में दिन में चाहे 100 रुपए ना हो, रात को दारू पीने के लिए 2,000 रुपए कटाके से ले आते हैं वो लोग। बिल्कुल। कटाके से। हैरानी की बात है यार, दिन में तो 100 रुपए नहीं थे, और रात को आपने सिर्फ दारू पीने के लिए, बचो इससे। ये देखो, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हर चीज की बुरी है। और अगर आप अति करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। और सिर्फ एक आदमी जब बर्बाद होता है तो वो सिर्फ आदमी बर्बाद नहीं होता, उसका पूरा परिवार, उसके सगे संबंधी, उसके यार दोस्त, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सब बर्बाद होते हैं। सब तो बर्बाद होते दीपक हैं। भाई, हम अपने वक्त की सीमा पर पहुंच रहे हैं, तो मैं इस विषय पर आपके क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा कि दीपक भाई के क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं, और इसके सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। सुधार के लिए सिर्फ दो ही कदम है सर। जो पेरेंट्स है ना, जो जिनके बच्चे युवा हैं, जिनको ये लगता है कि वो उस चीज से खराब हो सकते हैं, तो बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें कि बच्चा कहाँ जा रहा है। खासकर लड़की नहीं, लड़के के ऊपर भी ध्यान दें कि कहाँ जा रहा है, कितने घंटे रुका है, कौन से उसके दोस्त है, उसका सर्कल कैसा है। उसको सुधारने की कोशिश करो। नहीं सुधर रहा तो उसके ऊपर भी पेरेंट्स ही काम करेंगे, किसी और से आप एडवाइस ले सकते हो। ये तो सर, जो नशे के ऊपर एक छोटी सी, अभी मैंने कभी इसके ऊपर भी रखेंगे, मैं आपको हाँ, फैक्ट एक भी बताऊंगा। विशेष चर्चा ही हाँ, इसके ऊपर रखी जाए, कभी वो इसमें भी बहुत रखेंगे। सही है। हाँ। हाँ,
और दूसरी जो लोग सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं ना, जो बोलते हैं कि भाई आईएएस बन गए, खासकर हरियाणा में ना, मैं बताता हूँ, आईएएस आईपीएस तो बहुत कम निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा निकल रहे हैं लेफ्टिनेंट। तो मेरा बेटा चला गया एनडीए में, यहाँ तो हर तीसरे दिन स्वागत होता है सर जी। हम्म, लेकिन आप जिस दिन उसका स्वागत हुआ ना, उससे 15-20 दिन बाद भी जाएंगे या 10 साल बाद भी जाएंगे, बच्चा शायद एक बार ही गांव में गया होगा, एक हाँ बार 10 बिल्कुल साल में। अगर बिल्कुल। वो गांव में आके वहां की हालत तो देख वो के उसका एक दिन रूट भी कोज सिर्फ ढूंढ शादी लें। ब्याह में चला गया होगा, हाँ, गांव की रूट मदद कोज करने ढूंढ नहीं के गया होगा एक दिन। कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, उसके ऊपर वो अपना ओपिनियन दे दे कि देखो भाई आप ये चीज करो, जैसे आपने खेती में बताया, आपने कोई और भी समस्या सफाई में हो बताई कि अपने गया, आसपास का स्वास्थ्य पे हो सफाई में गया, हो गया। शिक्षा में हो गया। आप दूसरे के ऊपर मत डिपेंड रहो, जो बीज हो गए, आपको अच्छे बीज कहाँ से मिल सकते हैं, आप यूरिया जो है उसकी जगह बिल्कुल नैनो यूरिया कर लो, आप ऑर्गेनिक खेती की कोशिश करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप आपके पास 5 किले तो 5 में ही ऑर्गेनिक करो, अरे कम से कम आधे किले में शुरू करके देखो ना आप, बिल्कुल बिल्कुल। आपको खुद पता लगेगा खुद, उसमें। अरे उसको दीपक बेच के भाई देखो, कम वो से बिक कम रहा है तो खुद के ठीक है, नहीं खाने बिक की, रहा तो अरे सरकार के ना आगे उस चीज बिके, के लिए खुद के आप, खाने की हाँ, तो ऑर्गेनिक कर लो। हाँ, खुद के खाने की तो हाँ, ऑर्गेनिक कर लो, अपने घर में तो कैंसर मत बिल्कुल, खिलाओ, खुद हाँ, तो जब खा लो वो चीज कोई ऑर्गेनिक करके। हाँ, जब किसी को पता चलेगा ना भाई ये तो ये चीज खा रहा है, जब वो एक आधे किले से 0.75 हो जाएगा, वो धीरे धीरे एक भी हो जाएगा। पर आप ये सोच रहे हो कि अगर किसी ने ऑर्गेनिक खेती बोल दी, किसी ने नैनो डीएपी बोल दिया, या लेस डीएपी आप खाद यूज कर रहे हो, तो एकदम तो वो चीज नहीं हो सकती ना। आपने भी तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल। थोड़ी किले में 6 कट्टे डाले होंगे, कभी तो आधा मिलता था, फिर एक हुआ, फिर दो दो हुए। किलो से शुरू हुए थे, 2 किलो। हाँ, 2 किलो देख लो आप। 1962 में जिस टाइम हरित क्रांति का उल्लू हमें पकड़ाया गया, उस टाइम हम्म। 1 किले में जो रिकमेंडेड डोज थी यूरिया की वो 2 किलो थी। तो यही है, जो सक्सेस हो गए उनको एक बार गांव में आना चाहिए और बिल्कुल रूट कोज के ऊपर काम करो, बैठ के बात करो। खासकर जो बुजुर्ग है ना, वो तो इस मामले में बात करना नहीं चाहते, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। वो सिर्फ कमियां बिल्कुल बता सही, देंगे, आप मैं गांव में सहमत। जाओ देखो भाई यार ये कमी है, यहाँ ये कमी है, भाई आड़ा छोड़ जाओ तो ये बढ़िया है। तो ये कई बार मेरे को हाँ ये चीज पिंच कर जाती है। तो वहां के जो बुजुर्ग हैं, उनको भी समझना चाहिए। और युवा तो है, और खासकर युवा को अच्छी चीजों के पीछे ज्यादा भागना चाहिए। सक्सेस, हर चीज सक्सेस नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सक्सेस के लिए अगर आपने अच्छा रास्ता चुना है ना, तो वो आपके काम आएगा, कोई ये माने चाहे ना माने। सक्सेस नहीं मिल रहा एक अलग चीज है, आपने मेहनत नहीं किया, आपने सक्सेस नहीं मिली 2 नंबर के तरीके से, तो आप समाज में इतना अच्छा बदलाव नहीं ला सकते। आप 0.001% भी बदलाव लाने की कोशिश करोगे ना, तो एक दिन तो 1% जरूर ला दोगे। और मैं तो बहुत बड़ा बोल बिल्कुल। रहा हूँ, आज के समाज के लिए 1% की जरूरत है, बस वो एक ही बहुत नहीं हो बड़ी पा रहा। और सहमत। दैनिक अंगारा देखने वाले मैं मेरे तमाम दर्शकों को मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप सबके सब दीपक भाई की बातों को जरूर सुने, और अगर आपके भी, अगर आप खुद सरकारी नौकरी में हैं या आप गांव की सहायता करने में, गांव की सेवा करने में समर्थ हैं, तो आप जाइए, उठिए और अपने गांव में चले जाइए। आपका गांव ही आपकी जड़ है, और अगर जड़ें नहीं रही तो यकीन मानिए आपका पौधा नहीं बच सकता। आपकी कॉपलों के ऊपर जो फूल बन रहे हैं वो फूल भी नहीं बनेंगे। जड़ संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। और दीपक भाई मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने जो बातें हमें कही ये। हाँ जी दीपक भाई। मैं सिर्फ एक एक छोटी सी 2 लाइन की और बात बिल्कुल करूंगा सर। आप अपनी बात अगर आपके करिए। पास साधन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास फोन होगा, उसमें डाटा आपके जरूर होगा। एक जो छोटी सी कमी आपको आपने आस पड़ोस में कहीं भी दिख रही है, उसकी एक रील ही बना दो दिन में, सिर्फ इतना इजी सा है कर भाई। लो। उसके नीचे जो कमेंट आएंगे ना, वहां आपको उसका सुझाव मिल जाएगा, वहां आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि वो समाधान किस मिल जाए। तरीके से ठीक हो सकती है, समाधान मिल जाएगा। कि एक छोटा सा काम आप ये कर लो, उसको अच्छे तरीके से अपने समाज को दिखाने की कोशिश करो। हर बार गंदी चीजें शेयर करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अपने आसपास को सुधारने की कोशिश करो, देश अपने आप बढ़ जाएगा बस। बूंद बूंद से सागर भरता है, और अगर आप ये छोटी छोटी चीजें भी करेंगे, आप छोटी छोटी रील्स बनाकर भी अपनी समस्याओं के डालेंगे, तो एक धीरे धीरे आप देखेंगे कि उन समस्याओं का समाधान खुद ब खुद आपके पास चलता हुआ आ रहा है।
मैं दीपक भाई फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा कि एक आप जैसा जागरूक युवा गाँव के हितों को लेके, गाँव के सम्मान को लेके जो इतना संवेदनशील युवा है, वो हमारे साथ जुड़ा और मैं आगे भी आपके साथ जुड़ते रहना चाहूँगा और बाकी भी मेरे जो साथी इसको देख रहे हैं, कोई भी साथी किसी भी तरह का विचार रख सकता है यहाँ पर हमारे साथ जुड़ के और ये हर उस संवेदनशील व्यक्ति के लिए है, जो संवेदनशील व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए, इस जीव समाज के लिए कुछ भी चीज़ सकारात्मक करना चाहता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैनिक अंगारा पर जो विषय हम उठा रहे हैं, वो विषय आपके दैनिक जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। वो आपके दिन प्रतिदिन के विषय हैं। बाकी विषयों पर भी आप ध्यान दें। तो इसी के साथ मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को नमन करता हूँ और दीपक भाई मैं आपका भी नमन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं परमात्मा से निवेदन करूँगा कि दीपक भाई की जो सोच है वो सोच फलीभूत हो और दीपक भाई का इंस्टाग्राम पर एक चैनल है सच को जाने आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को फॉलो करें, दीपक भाई के साथ जुड़ें। तो आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम जी।